नमस्कार साथियों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं नरेश कुमार कौशिक आज की ऑनलाइन क्लास में आपका अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरणीय प्रदूषण, पर्यावरणीय शिक्षा, बीएड सेकेंड ईयर, पेपर कोड 12 का टॉपिक है जल प्रदूषण, यूनिट 3 और उसके दुष्प्रभाव, उपाय और कानून के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने जल प्रदूषण का अर्थ, परिभाषा, उसका कॉन्सेप्ट और उसके विभिन्न टाइप और सोर्स के बारे में अध्ययन किया था। तो आइए शुरुआत करते हैं। जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव, इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। जल की बढ़ती हुई फ्लोराइड की मात्रा के कारण विश्व में फ्लोरोसिस पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ गई है। सन 2000 में थाईलैंड में संपन्न हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बताया गया कि विश्व में फ्लोराइड से पीड़ित लोगों की संख्या में 20% आबादी भारत में रहती है और इस 20% में भी 51.4% आबादी केवल राजस्थान में है। और राजस्थान में चूरू जिले की सबसे बड़ी तहसील है सरदार शहर, उसमें फ्लोराइड व नाइट्रेट युक्त जहरीला पानी पिया जाता है, जिससे अनेक प्रकार की हड्डी संबंधी बीमारियों में हो रही है। नाइट्रेट युक्त जल पीने से बिरहा अर्थात हीमोग्लोबिन के थक्के बन जाने जैसी बीमारी के कारण लोग मृत्यु को भी प्राप्त कर रहे हैं। और अब चूरू ही नहीं, अपितु संपूर्ण राजस्थान में, संपूर्ण देश में फ्लोराइड की समस्या आ गई है। हम रोज़ाना देखते हैं, नल सुबह जब आता है तो नल का पानी मटके के अंदर या बाल्टी में किसी भी पात्र में हम डालते हैं तो उसके ऊपर वाइट परत जम जाती है और वो फ्लोराइड होता है। भूगर्भीय जल विशेषज्ञों के अनुसार जल के अनन्य जो तत्व हैं उसमें फ्लोराइड की मात्रा 0.5 ppm होती है। सही जो पेयजल है उसमें 0.5 ppm होना चाहिए। और ठंडे प्रदेशों में पानी की यह मात्रा 1 मिलीग्राम प्रति लीटर भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पानी कम पिया जाता है। किंतु राजस्थान के सरदार शहर की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर अवांछित जो तत्व हैं 5 गुना अधिक मात्रा में होने के कारण असाध्य रोगों से ग्रसित हैं। ऐसे ही अजमेर ज़िले की बात करते हैं तो अजमेर ज़िले में भी 1/3 जनता फ्लोराइड युक्त पानी का इस्तेमाल कर रही है। और सिटी की बात नहीं है, अब जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें भी वह स्थिति चिंताजनक होने लगी है और ग्रामीण लोग भी फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर हैं। और इससे हो क्या रहा है, दूषित पानी के इस्तेमाल से हड्डियाँ, मांसपेशियाँ और दांतों के रोग उत्पन्न हो रहे हैं। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में दूषित पानी पीने से लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कई गांवों के पानी के दुष्प्रभाव से बच्चों, बड़ों में कमजोरी के लक्षण नजर आने लगे हैं। जलदाय विभाग ने भी रसायनशाला विशेषज्ञों ओर से तैयार सर्वे रिपोर्ट की चेतावनी दी कि फ्लोराइड युक्त पानी पीने से लोगों में शारीरिक विकृति आ रही है और यह समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भूजल विशेषज्ञ डॉक्टर S.K. जैन हैं, उनके अनुसार आगामी दशक में भी पानी का भीषण अकाल पड़ेगा। और जल दिवस पर जारी संयुक्त राष्ट्र की जो रिपोर्ट है उसमें भी यह बताया गया कि दूषित जल पीने से अभी दुनिया के किसी न किसी कोने में हर 8 सेकंड में औसतन एक बच्चे की जान चली जाती। और विडम्बना यह देखिए कि आने वाली सदी में दुनिया के बहुत बड़े हिस्से के लोग को यह प्रदूषित जल भी नसीब नहीं होगा। दुनिया में कम से कम 45 देशों को पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो विकासशील देशों में प्रत्येक 2 निवासियों में से एक अपने जीवन में कम से कम एक बार दूषित जल से होने वाली महामारी का शिकार बनता है। यानी जो पहली बात तो पानी की कमी है, दूसरा जो पानी बचा हुआ है वह भी अशुद्ध दिन प्रतिदिन होता जा रहा है। तो उसके दुष्प्रभावों की हम बातचीत कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मनुष्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव। यानी जल मनुष्य का जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जिस तरीके से वायु की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से जल भी मनुष्य जीवन के लिए अति आवश्यक है। जल प्रदूषण का मानव पर प्रत्यक्ष प्रभाव होता है, क्योंकि जल का अत्यधिक उपयोग
पेयजल और अन्य कार्यों में करता है। प्रदूषित जल में अनेक जीवाणुओं का जन्म हो जाता है, जैसे हैजा है, पेचिश है, टाइफाइड है आदि बीमारियों का यह कारण बनता है। पेट और आंत से संबंधित रोग हो जाते हैं इससे, नारू रोग होता है, अतिसार है। और जल में मिले रासायनिक पदार्थों के कारण अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, उनसे बचने के लिए हमें जल को प्रदूषित होने के लिए बचना चाहिए। दूसरा, जलीय जीवन पर प्रभाव, यानी जल में रहने वाले जीवों पर दुष्प्रभाव पड़ना। जलीय जीवन पर दुष्प्रभाव, जलीय जीवों एवं जलीय वनस्पति पर जल प्रदूषण का विस्तृत प्रभाव पड़ता ही है। इसमें अनेक प्रकार की मछलियाँ हैं, अनेक प्रकार के जो समुद्री जीव हैं वो मृत्यु का कारण बनते हैं। एक अनुमान के अनुसार विगत 20 सालों में समुद्री जीवों की संख्या में 40% की कमी आई है। इस प्रकार जलीय पादप इसकी चपेट में आ जाते हैं और शहरों की गंदगी जल झीलों तालाबों में गिरती है, तो शैवाल एवं अन्य जो अवांछित वनस्पति है उसमें भी वृद्धि होने लगती है। तीसरा हम बात करते हैं अन्य दुष्प्रभाव। तो प्रदूषित जल से अन्य दुष्प्रभावों में जल का गंदा होना, दुर्गंधित होना, कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड उत्पन्न होना, जलीय कीटों का उत्पन्न होना आदि होता है। तात्पर्य यह है कि प्रदूषित जल अत्यधिक हानिकारक होता है। आर्सेनिक के दुष्प्रभाव की हम बात करते हैं तो भूजल जो विशेषज्ञ उनके अनुसार पानी में आर्सेनिक की मात्रा अधिक होने से व्यापक पैमाने पर खनन और औद्योगिक प्रदूषण जिम्मेदार है, और इसको हम रोक भी नहीं सकते क्योंकि हमारी जनसंख्या वृद्धि उत्तरोत्तर होती जा रही है। उसके लिए हमें औद्योगिकीकरण को रोक नहीं सकते। आर्सेनिक गुर्दे खराब करने के लिए जानलेवा भी है। वैज्ञानिकों के अनुसार आर्सेनिक की अधिकता के कारण आर्सेनोकोसिस और केरेटोसिस रोग होने की संभावना रहती है, और लंबे समय तक अगर ये हो गए तो शरीर पर फफोले पड़ना, उसके बाद में त्वचा गल जाना, इस प्रकार से एलर्जी होती है। तो इससे त्वचा को नुकसान होने के साथ में गुर्दे खराब हो सकते हैं और स्थिति और भी भयावह होती जा रही है। अब हम देखते हैं जल प्रदूषण निवारण के उपाय भी, किस प्रकार से हम जल जो प्रदूषित हो रहा है उसको हम रोकें। तो सबसे पहले चाहिए कि सरकार को नए जो उद्योग स्थापित करते हैं उसकी स्वीकृति देने के साथ साथ में उद्योगपतियों पर उपचार संयंत्र लगाने की अनिवार्य शर्त भी शामिल होनी चाहिए, और शामिल होनी नहीं चाहिए, साथ में उसका कड़ाई से पालन भी किया जाना चाहिए। क्योंकि उपचार संयंत्र अगर लागू हो जाएंगे तो वहाँ का जो प्रदूषित भाग होगा वो सारा वहीं शुद्ध हो जाएगा। दूसरा, औद्योगिक बहिस्राव का कृषि में उपयोग किया जाना चाहिए। यानी ओरिएंट पेपर मिल है, उसका बात करें हम उदाहरण के रूप में तो मध्य प्रदेश में अमलई नाम का स्थान है। वहाँ पर बहिस्राव का उपयोग गेहूं व मक्का की फसल में किया गया और जिसके परिणाम हमें अच्छे प्राप्त हुए, तो उसका प्रभाव हम कृषि कार्य में कर सकते हैं। तीसरा, सब जो हमारे होते हैं चाहे वो जानवरों के हैं, जीव जंतुओं के, अन्य के हैं, उसको नदी जल में विसर्जित नहीं करें। ऐसा लोगों में हम जागरूकता पैदा करें, उनकी विचार हैं, उनके सोच हैं, उनको बदल सकें, तो शायद जल प्रदूषण को हम कम कर सकते हैं। नए जो कारखाने हैं, बड़े शहर हैं, नदी हैं, उनके आसपास लगाने की अनुमति नहीं हो, क्योंकि वहाँ पर अगर इंडस्ट्री लगेगी तो उसका जो सड़ा गला अपशिष्ट है वो सारा नदी में विसर्जित होगा। इसलिए नदी किनारे, नदी के आसपास वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर नहीं लगाना चाहिए। अगला है सतही जो जल है उसके उपचार के लिए मंदा बालू निस्पंदन संयंत्र लगाने चाहिए। नेक्स्ट है सघन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, क्योंकि वृक्ष जो अपशिष्ट जितनी भी वायु होती है उसको रोकने का काम करते हैं।
प्योरीफायर हैं, वर्षा को आकर्षित करते हैं, कटाव को रोकते हैं, विभिन्न प्रकार की औषधियाँ देते हैं, प्राणदायिनी ऑक्सीजन गैस हमें प्रदान करते हैं। यानी हर रूपों में वृक्ष हमारे लिए जीवनदाता है। तो अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके हम जल प्रदूषण को होने से भी बचा सकते हैं। अगला है, पीने के जो जल स्रोत हैं उसके आसपास में गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि अगर पीने के जल स्रोत के आसपास में गंदगी फैलेगी तो उसमें पनपने वाले कीटों से, जीवाणुओं से हैजा, टाइफाइड, खुजली, मलेरिया, पेट ज्वर, चर्म रोग आदि से हम अपने आप को, मनुष्य जीवन को बचा सकते हैं। अगला हम बात करते हैं घरेलू जो गंदा जल है उसका उपयोग पेड़ पौधों में किया जाना चाहिए। उससे क्या होगा, जल प्रदूषण को रोकने में सहायता मिलेगी। घरेलू सीवरेज है उससे हम हरियाली ला सकते हैं। संबंधित सर्वेक्षण 1989 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक प्रयोग किया गया, जिसमें प्रथम श्रेणी के जो 212 शहर हैं उसमें सर्वेक्षण के लिए लिया गया, और उससे ज्ञात हुआ कि प्रतिदिन 1,21,450 करोड़ लीटर गंदा पानी निष्कासित किया जाता है। इस जल का उपचार अत्यंत खर्चीली प्रक्रिया है। तो वैज्ञानिकों ने इस जल का उपयोग बागवानी में, कृषि कार्यों में सिंचाई के लिए करने का निर्णय लिया, और तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में इसके अच्छे परिणाम साबित हुए। वैज्ञानिकों ने मल जल के उपयोग का प्रयोग भी अन्य वनों, वृक्षों, बागवानी, फसलों, घासों, सब्जियों को उगाकर दिखाया। तो सब्जियों में गोभी, फलों में पपीते, बहुत अच्छी उपज भी हमारे सामने आई। इसी प्रकार चंबल राजस्थान राज्य की सबसे बड़ी नदी है, बहाव क्षेत्र की दृष्टि से हम देखते हैं। किंतु आज कोटा शहर में जो चंबल नदी है वो कचरादान बन गई है। यानी कोटा का सारा जो कचरा है वो किस में जाता है, चंबल नदी में। कोटा से लेकर के केशव राय पाटन तक चंबल का पानी मानव के उपयोग योग्य बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके से अगर हम करते हैं तो वो हमारे जीवन के खिलाफ है। यानी हमें नदियों का जो पानी है उसको साफ है रखना चाहिए, और नदी के पास में चारा वगैरह है, ऐसी वनस्पति उगाई जानी चाहिए। अगला है, पीने के पानी के जीवाणु को नष्ट करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर और फिटकरी आदि का उपयोग किया जाना चाहिए, और उसे क्षारीय पानी के लिए जिप्सम पाउडर का उपयोग भी हम कर सकते हैं। अगला है, आवासीय कॉलोनियों से निकलने वाला जो दूषित जल है उसको संशोधन संयंत्रों के द्वारा उपचारित करके नदी व तालाबों में डाला जाना चाहिए। तो उससे जो कॉलोनिया का दूषित पानी है वो संशोधित होकर के चला जाएगा और मानव जीवन को हम बचा सकेंगे। पेयजल के स्रोतों जैसे तालाब, नदी, झील आदि हैं उसके पास दीवार बना करके विभिन्न प्रकार की गंदगी को उसमें प्रवेश होने से भी रोका जा सकता है। अगला, कृषि कार्यों में आवश्यकता से अधिक जोर दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से मच्छरों के जो अंडे हैं, लार्वा हैं, जलीय खरपतवार है, उसको नष्ट करने में हमें सहायता मिल सकती है। अगला हम बात करते हैं, जलाशय में मछली पालन पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। बड़े बड़े जो जलकुंभ भी है उसके द्वारा जल प्रदूषण का निस्तारण किया जा सकता है। जलकुंभी पानी से बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्व अवशोषित करके उसमें अपने भार में सम्मिलित कर लेती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, जिंक आदि अन्य जो भारी धातुएं अधिक मात्रा में होती हैं। और इस वनस्पति का उपयोग प्रदूषित जल, उद्योगों से आने वाला दूषित बहिस्राव होता है वह, और घरेलू सीवरेज होता है, विभिन्न प्रकार के कृषि रसायन, कीटनाशक हैं, उनसे विषैले जो तत्व होते हैं उनको सभी को दूर करने में सहायक होता है। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में उग रही जलकुंभी एक वर्ष में 1600 किलो नाइट्रोजन, 364 किलो फास्फोरस,
सीवरेज बहिस्राव में से अवशोषित करने की क्षमता रखती है। यानी 120 ग्राम सूक्ष्म भारी धातु प्रत्येक 24 घंटे में अवशोषित करती है वो। तो इससे यदि तीव्र गति से जल कुंभी बढ़ती जाती है तो जल की सतह पर तैरती हुई चटाई सी लगती है, लेकिन इस विषैले जो पारे से प्रदूषण को हम दूर कर सकते हैं वो जल कुंभी के माध्यम से कर सकते हैं। अगला है जल पुनर्भरण के द्वारा, यानी अधिकांश जो अब वर्षा की हम बात करते हैं तो वर्षा का समय चल रहा है, अधिकांश सतही जल हमें वर्षा ऋतु के अंतर्गत 3-4 महीनों में उपलब्ध होता है और इसमें भी अतिवृष्टि और अनावृष्टि के चलते वर्ष प्रतिवर्ष अंतर रहता है। वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में असम के अंदर, बिहार के अंदर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है, हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है, यानी कहीं अनावृष्टि हो रही है तो कहीं अतिवृष्टि हो रही है। और उपयुक्त स्थानों पर उपयुक्त क्षमता से अगर बांध बनाने से ये संभव हो पाता है। लक्ष्य चुनौतियों भरा है लेकिन कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है, क्योंकि बांध निर्माण के साथ साथ ही पर्यावरणीय और विस्थापन संबंधी समस्याएं जुड़ी हुई होती हैं। इसलिए हमें पर्याप्त पर्यावरणीय निदानों के साथ में पुनर्वास के अत्यंत उत्तम उपायों के साथ में बांध निर्माण जारी करना होगा। यदि बांध नहीं बनाए जाते हैं तो वर्षा ऋतु से उपलब्ध जो लगभग 90% पानी अब समुद्र में जाता रहेगा और शेष 10% ही हमारे लिए बचेगा और उसके लिए मारी होगी। किसी भी जल संग्रहण क्षेत्र में सामान्य वर्षा के दौरान संभावित जो जल आवक होता है उसकी तुलना में अनावृष्टि के समय 1/4 आवक भी नहीं होती है, लेकिन अतिवृष्टि के दौरान 10 गुने से भी ज़्यादा आवक होती है। और ऐसी परिस्थितियों में अगर बांध हम निर्मित होते हैं तो बांधों के अंदर जल संग्रहण क्षमता हम कर सकते हैं और जिससे हमारी जो औसत आवक होती है उसको हम दुगुना तिगुना भी कर सकते हैं। और जब अनावृष्टि हो उस समय उस जल को हम काम में ले सकते हैं। अब बात आती है कि जल पुनर्भरण करें कि कैसे, तो उसके बहुत सारे देखो तरीके हैं। पहले तो हम मकान जो हमारा होता है, घर होता है, उसकी छत पर वर्षा जल का पुनर्भरण करें। यानी छत के ऊपर बहुत सारे नाले होते हैं और नालों का पानी एक जगह एकत्रित करके हम हमारे घर के पास में, चाहे हमारा पास में जो भी प्लॉट है, खाली जगह है, उसके अंदर एक टाँका बना सकते हैं और उस टाँके के अंदर बहुत सारा पानी एकत्रित कर सकते हैं और उसको ज़रूरत के समय फिर वापस काम में ले सकते हैं। दूसरा, पक्का टाँका है, उसमें वर्षा जल का संग्रहण हम कर सकते हैं। तीसरा, हेड पंप है, उसके द्वारा भी जल पुनर्भरण किया जा सकता है। खाई बना करके हम भूमि जल को रिचार्ज भी कर सकते हैं, गड्ढा बना करके रिचार्ज कर सकते हैं, नलकूप के जरिए भी रिचार्ज किया जा सकता है। अब जल पुनर्भरण के तरीके मैंने आपको बताए, लेकिन उसके लाभ क्या हैं ये आप भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। भूजल स्तर में बढ़ोतरी होगी, गुणवत्ता में सुधार होगा और भूजल की सुगम उपलब्धता हमें होगी। हानिकारक तत्वों की सांद्रता में भी कमी आएगी और शुद्ध पानी की अधिकाधिक बचत की जा सकेगी। अगला बात करते हैं सौर ऊर्जा से प्रदूषित जल के प्रदूषण का पृथक्करण करके जल हम शुद्ध कर सकते हैं। और नेक्स्ट है जल गुणवत्ता का प्रबंधन किया जा सकता है। उसके लिए जो संबंधित कानून है आगे हम पढ़ेंगे, उसी के अंतर्गत केंद्रीय आंतरिक जल बोर्ड है, राष्ट्रीय पेयजल मिशन है। इस प्रकार से अनेकों जो कार्यक्रम हैं वो हमें करके हम जल की गुणवत्ता का प्रबंधन कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के जो कानून बनाए गए हैं उन कानूनों का हम पालन करें तो पानी की गुणवत्ता और उसका प्रबंधन हम भलीभांति रूप से कर सकते हैं। अब आता है संबंधित कानून। तो जल प्रदूषण को रोकने के लिए एक तो ये होता है कि हम स्वेच्छा से उसका पालन करें,
भाई हमें कोई ये कि साहब आपको 10 मिनट तक चुपचाप बैठना है, तो एक तो बलपूर्वक आपको चुपचाप बिठाया जाए, एक आप उस चीज़ को संस्कारित होकर के चुपचाप बैठे रहें। दोनों में फ़र्क है। इसी तरीके से जल प्रदूषण है, तो एक तो कानून का कड़ाई से पालन करके हम औसत को प्रदूषित होने के लिए लोगों को बेबस करें, दूसरा स्वेच्छा से लोग कानून का पालन करें। तो जल प्रदूषण निवारक और नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंदर बनाया गया, जिसमें भारतीय संसद ने भारत गणराज्य के 25वें वर्ष के तहत 23 मार्च 1974 को जल अधिनियम पारित लागू किया गया। इस समय कुल 64 धाराएं और 8 अध्याय हैं। उसमें बताया गया कि केंद्रीय बोर्ड और राज्य बोर्ड जल के नमूने लेकर जांच करवा सकता है, और नमूनों के जांच के बाद में दोषी जो भी कोई होगा उसको दंडित करने का अधिकार है। ऐसे ही राजस्थान जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अपील नियम 1977 है, जल सेस एक्ट 1977 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है। राजस्थान में बहुत सारे जो संबंधित कानून है, नियम है, वो इससे संबंधित है। एक हम बात करते हैं राष्ट्रीय जल नीति 2002 की, तो वो भी जल की मात्रा से संबंधित है। एक रिपोर्ट यूनेस्को की थी, उसके अनुसार पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा का 97% समुद्रों के जल के रूप में होता है। उसमें 2% जो भाग होता है वो हिम नदियों में हिम शिखरों के बर्फ़ के रूप में होता है, और मात्र 0.6% भूमिगत और धरातल में मृदु जल के रूप में उपलब्ध होता है, जो हमारे पीने योग्य होता है। यानी संसार के विभिन्न देशों में उपलब्ध जो जल की मात्रा है, जल का उपयोग है, यदि उस पर दृष्टि डालें तो हम ये विदित होगा कि तुलनात्मक रूप से हमारे देश में जल की उपलब्धता पर्याप्त तो है, लेकिन प्रति व्यक्ति जल का उपयोग बहुत कम है, और घरेलू और औद्योगिक कार्यों में भी जल का उपयोग विभिन्न देशों की तुलना में काफ़ी कम होता है। तो जनसंख्या का बढ़ता दबाव और वैज्ञानिक जो आधुनिक युग है, उसमें लोगों के जीवन स्तर में हो रहे सुधार के फलस्वरूप जल की जो खपत है वो संसार के लगभग सभी देशों में तेज़ी से बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार विश्व के विकासशील देशों में लगभग 12 करोड़ व्यक्तियों को स्वच्छ और पीने योग्य जल उपलब्ध नहीं, और विकासशील देशों में प्रतिवर्ष 2 करोड़ 50 लाख लोगों की मौत दूषित जल से संबंधित बीमारियों के कारण हो रही है। यानी इनका हमें बहुत भली भांति रूप से कानूनों का पालन करना चाहिए। जो संबंधित कानून हमारे बने हुए हैं उनका हम कड़ाई से पालन करें, तब जा कर के जल प्रदूषित को हम रोक सकते हैं। धन्यवाद।